और मीनिंगफुल क्वेश्चंस जिससे बिजनेस बढ़ने की संभावना हो, वैसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछिए। सवाल लड्डू जैसे हो, जलेबी जैसे ना हो। हाँ, और सही में जो आपके साथ हो रहा है, जहां पे आप अटक रहे हो, वो सवाल पूछोगे तो आपके आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए कैप्टन साहब। यस सर। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुभाष मंडल भाई, पहले तो बहुत बहुत नमस्ते। मुबारकबाद आपको पर्सनली, और मैं आपको पर्सनली भी, मैं इनको पता नहीं एडवांस में मैसेज कर दिया था डैश टू की बधाई। और मैं बाद में देखा सुभाष मंडल साहब कर रहे हैं। मैं बाहर में, मैं हो सकता है मैं किसी और का देखा था, लेकिन मैं सुभाष मंडल साहब को मैसेज किया था। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ तीनों लोग। एनीवे, थैंक यू वंस अगेन थैंक दीपक यू सर सर। फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। सुभाष मंडल भाई, सबसे बड़ी बात जो आपने स्मार्ट वर्क किया है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, मैं चाहूंगा स्ट्रक्चर के लिए ना आप एक अलग से सेशन लें, जहां पे आप बताएं कि आपने किस प्रकार से अपने स्ट्रक्चर को प्लान किया। और सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रक्चर प्लान किया, इसका मतलब आपने बहुत सारी कुर्बानी दी है। पहली बात, आपने डैश थ्री के बारे में डायरेक्ट सोचा, आपने जो जो ट्रैप है शिक्षे का उसके बारे में आपने नहीं सोचा। इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी जरूर दें, और मैं चाहूंगा इसके लिए आप अलग से सेशन भी लें एक दिन स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपने प्लानिंग। कैप्टन साहब, एक्चुअल में है ना, कहते हैं कि जो इंसान की या किसी भी चीज की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वही सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। ठीक है। आइंस्टीन ने इंडिया के बारे में किसी जमाने में बोला था कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, और ये सुभाष चंद्र बोस ने सोचिए कि 1900 में ही बोल दी थी ये बात है जो, ठीक है, 125 साल पहले ही बोल दी थी कि जनसंख्या पे उस टाइम भी बात होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग भी काफी बड़ी जनसंख्या थी, 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या रही थी उस टाइम। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यही एक दिन अचीवमेंट भी बनेगा, यानी कि जो समस्या है, और आइंस्टीन ने भी यही बोला था कि जहां पे मुश्किल होती है समाधान भी वही होता है। तो आज अगर भारत का डंका बज रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी जनसंख्या भी कारण है कि कुछ देशों की टोटल जनसंख्या जितनी है उससे बड़ी बड़ा तो आप और हमारे पे अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर का मामला रह जाता है। तो आप और हमारे यहाँ भी क्या है कि जो प्लस पॉइंट जो सबसे बड़ा था यूनिटें, वही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी मुझे लगता है कि है। लोग उस यूनिटों के मोह से निकल नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसमें फंस के रह जाते हैं। उसमें फंस के रह जाते हैं जब जब आप दोनों में से एक ही स्वार्थ सिद्धि पूर्ण कर सकते हो, या तो यूनिटों के रूप में और या प्रमोशनों के रूप में। यूनिटों के रूप में जैसे आप और हमने कल भी बात की थी कि वो एक दुकानदारी है जो आपको रोज खोलनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं स्टार्टिंग में मजा आएगा, मगर एक दिन मजा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि रोज बेचो, ठीक है, चाहे पैसा बड़ा आया है, मगर रोज बेचो। और प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया भी देखेगी, और जब आप हासिल करते हो टीम भी हासिल करेगी। तो फ्यूचर के अंदर क्या है कि अपने को कहीं साइड में देखने की जरूरत नहीं है। डैश थ्री, डैश फोर, डैश फाइव जब निकल जाता है एक इंसान, तो कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर दोनों का नेचर अलग अलग है। जिसने यूनिटों की इनकम लेने की कोशिश की वो प्रमोशन लेट लेगा, और प्रमोशन अगर लेने की कोशिश की तो यूनिट्स कम लेगा। दूसरा, जितने यहाँ पे ऐसा कोई भी साथी है जो 5 क्रॉस कर चुका है तो वो इस बात को रिलेट कर पाएगा शायद कि यार उस चीज का क्या मोह करना जो आनी अपने को 30-40 लोगों तक है। ठीक है, एक तो वो होना कि हाँ यार बहुत बड़ा कुछ आना है। किसी भी अचीवर को देख लो, वो क्या बोलता है यूनिट्स के बारे में कि मेरी टोटल अर्निंग 10 करोड़ है, 60-70-80 लाख रुपए मुझे यूनिटों से आए हैं, बाकी 9 करोड़ मोटा मोटा है वो मुझे क्या आया है, बोनस आया है या दूसरी चीजें आई है। कहीं ना कहीं मैसेज हर तरफ से दिया जाता है, मगर आप और हम लोग चूंकि वो बड़ा पैसा एक साथ अपने को मिलता है, उस बड़े पैसे का लालच आप और हम लोग छोड़ नहीं पाते, और ये कई बार है वो स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। इस मामले में यही है। बाकी स्ट्रक्चर तो सभी समझते हैं कि किस प्रकार से जब नीचे दो डैश टू जाएंगे तो अपने को डैश थ्री जाना है, वो भी डैश टू कब जाएगा जब दो नीचे 6 से 2 जाएंगे। तो वो प्लानिंग तो हमें लेके चलनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर किसी के नीचे कुछ भी प्लेसमेंट दे दिया जाता है, इस बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। इस मामले में बिल्कुल रूल है वो खतरनाक वाला है, क्योंकि बुरा सा शब्द है, मैं लेना नहीं चाहता, खैर छोड़ो इस बात को यहाँ पे। मगर अच्छे वाला शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो ये है कि घोड़े ही डिजर्व करते हैं किसी चीज को। या तो आप घोड़े बनिए, नहीं बनते हैं तो आप दूसरी जो आशाएं किसी से अपन पालते हैं वो निरर्थक है, अपने को नहीं पालनी चाहिए। आ, ठीक है सर।
इसमें जो है ना कैप्टन साहब, बहुत कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सिंपल सा गेम है। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग से सेशन लेने की जरूरत है। हम लोग बात 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 करते ही हैं, पेन पेपर बैठते ही हैं, तो सबको पता है, सुभाष जी को भी पता था और आपको भी पता है और सबको पता है कि दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ सिक्से होंगे तो हम डैश थ्री बच जाएंगे। लेकिन वो जो लालच होता है ना, जो यूनिट बोलते हैं सुभाष पंडा जी, पॉइंट को ये यूनिट बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वो 8 पॉइंट का जो ट्रैप है ना, वो कई बार आपको भटका देता है कि 5 में डालूंगा तो 5 पॉइंट आ जाएंगे, नीचे डालूंगा तो 1 पॉइंट आएगा या नहीं आएगा पॉइंट। तो बीच का रास्ता अपनाइए। सुभाष जी ने जो किया है वो सब लोग नहीं कर पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग है। ठीक है, और परिस्थितियों को भी सुभाष जी ने ना, सुभाष जी के अंदर जो पेशेंस है, जैसे कैप्टन मनीष आप कर सकते हैं, आपको अभी प्रेजेंट इनकम की इनर्जिक से जरूरत नहीं है, तो आप अपने स्ट्रक्चर पे काम करके सीधा डैस्ट्री बन सकते हैं। लेकिन सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो हैंड टू माउथ हैं, यहीं से उनको दाल रोटी चलानी है, यहीं से ग्रो भी करना है। तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि 4-5 फ्रंट कीजिए, और 5 फ्रंट पे, 2 फ्रंट पे 80% अपना फोकस कीजिए। आदमी देना कोई हमेशा जरूरी नहीं है, कई बार आप टीम वर्क करके भी आगे बढ़ जाते हैं। यस। हाँ, आप उनके साथ काम कीजिए, 80% अपना फोकस वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, मनी इन्वेस्ट कीजिए, वहां पे खर्च होगा आपका। तो दो लाइनों पे अगर 80% फोकस करके हम लोग चलें, तो 20% में भी आप अपनी दाल रोटी चला सकते हैं, तब तक जब तक हमको डेस्टी जाना है। बाकी 3-4 लाइन और बना लीजिए। तो ये बीच का रास्ता है। ठीक है, बाकी जो सुभाष जी ने किया वो एकदम एक्सट्रीम है, वो हर आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने, हालांकि हालात इनके पैसों को लेके बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इनके अंदर पेशेंस कहूं या राइट वर्ड ये कह सकता हूं कि साधना की है इन्होंने, कि मेरे को कम भी मिलेगा तो मैं कम में जी लूंगा। सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। और सुभाष जी के पास आपको बता दूं एक कैरेक्टर इनका, कि इनके खर्चे बहुत कम है। बिजनेस के अलावा इनके जो खर्चे हैं, उसको इन्होंने बिल्कुल साध के रखा हुआ है। आज तक इन्होंने गाड़ी नहीं बदली। और ये जो होता है ना, थोड़ा सा पैसा आया तो छलकने लगे, ब्रांडेड ये वो, सुभाष जी के अंदर वो नहीं है। ठीक है, बड़े फेमस डायलॉग है दीपक जी इस चीज के लिए कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। जमीन पे पैर है इसलिए जमीन में दम है, सही बात। हाँ, ठीक है। क्योंकि सुभाष जी ना, मैंने तो कई बार इनको टोका कि यार कोट वोट ले ले यार। आप लोगों को बता दूं कि कि दिल्ली जैसे बड़े इवेंट में भी ये शर्ट पैंट पे ही जा रहे थे, तो इनकी डाउनलाइंस ने पकड़ के इनको अपना कोट पहना दिया कि कुछ तो पहन ले भाई जान। ग्रेट। मतलब सुभाष जी को, अच्छा अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ। अभी पटना, सुभाष जी ग्रेट आदमी है, तो इन्होंने खुद ही मुझे फोन किया था कि पटना आता हूँ सर। देखो, अपलाइन के लिए सोचना, सुभाष जी को लग रहा है ऐसा कि मेरी वाली लाइन ठीक चल रही है दादा, की दूसरी लाइन पे भी थोड़ा स्पीड बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने कहा कि दादा मैं पटना आता हूँ, खुद से चल के बोला। तो बाद में मैंने इनको कहा कि आपका आने जाने का जो भी रहेगा हम लोग मैनेज कर लेंगे, और रुकने का खाने का आपको खर्च नहीं करने देंगे। इसके बावजूद ये ट्रेन से आए, सोचो। चाहते तो फ्लाइट से आ सकते थे, फ्री में जहां पे मिल रहा है कि चलो अपलाइन की तरफ से ये है व्यवस्था, वहां भी इन्होंने खर्च नहीं किया फालतू। तो फिजूल खर्ची से भी बचते हैं हमेशा सुभाष पंडा जी। इनकी फिजूल खर्ची है ही नहीं। उनकी टीम वाले भी सब एग्री करेंगे कि उनकी फिजूल खर्ची है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी साधना है। क्यों सुभाष जी, किधर गए? यही हूँ सर। जो आखिर दीपक जी सही बोल रहे हैं कि जैसे ही पैसा आता है एकदम आदमी उड़ान भरने लगता है। हाँ। तो फिर आप सबको वो गाना सुनना चाहिए, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो तुम अपने आप ही फिर नीचे आ जाओगे। सुभाष जी वाकई आप में बहुत बढ़िया क्वालिटी है यार, आपसे सीखना पड़ेगा चीज।
वो कारण ये है सर कि किसी न किसी का पैसा तो जाएगा, और जिंदगी में वही है कि फिर कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। फिर अगर ऐसा होगा तो फिर वो फर्क तो आ रहा है। वॉरेन कि बफे भी इसका मतलब कहते मैं हैं सर मेरे लिए कि कुछ और सोच रहा हूँ, जहां मेरे को फ्री का मौका मिल गया। वो वैसा ही है कि जैसे आप और हमने किसी को इनवाइट कर लिया, और ठीक है, अभी मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, नए साथियों का कई बार अपने को करना भी पड़ता है, आप सब समझते हो, किसी बड़ा प्रोग्राम है। मगर अब वो साथी है, वो वाले पराठे भी खाएगा जिसने जिंदगी में वो अभी खाए नहीं है। क्यों? क्योंकि रास्ते में ब्रेक लगा लिए गए हैं और अपलाइन का बटुआ है। ठीक है, तो कर लो पूर्ति। ये कौन सा है कि ये तो मैंने खा के देखा नहीं है, आज देखूंगा। तो फिर जीवन में हम, फिर फिर आपकी बात वही याद आती है कि मुझे 5 मेरे लोग मिल जाए मेरे जैसे। हाँ। फिर मुझे मेरे जैसे 5 मिलेंगे, फिर वो भी पराठे ढूंढेंगे वो वाले। हाँ सर, बिल्कुल। तो इस मामले में क्लियर है कि मेरे को लगता है कि किसी न किसी का पैसा है, और पैसा आसानी से किसी ने भी नहीं कमाया होगा। जितने साथी हैं, बड़ा जोर आता है इसके अंदर है, तो फिर उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो ये छोटा सा मैसेज मैं चाहता था कि आप तक पहुंचे कि शिवाल जी ने अपने खर्चों को इतना कंट्रोल करके रखा है कि इनको डायस्ट्री जाने के बाद ही खर्चा करना है, कि कोई बात नहीं। और मुझे तो लगता है डायस्ट्री के बाद भी ये खर्चा वर्चा करने वाले नहीं है। वो आदत में शुमार हो जाएगा दादा। बहुत बढ़िया। वॉरेन बफे ने भी दीपक जी इसके बारे में कहा है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप 10,000 का बैग मत खरीदो, बैग 2,000 का खरीदो और 8,000 रुपये बैग में रखो। हाँ, क्या बात है। सही ये बात। आपको एक नई दिशा की तरफ डाल देगी। सही बात। तो बहुत छोटी छोटी बातें ना कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी सक्सेस पे, और आपके व्यक्तित्व को बनाती है, और दुनिया के सामने आपका कैरेक्टर प्रस्तुत करती है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें लगता है बड़ी बड़ी बातें कुछ सीखें, लेकिन छोटी छोटी बातों में ही रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए अनुज जी को लेते हैं। अनुज जी, एक ही क्वेश्चन अलाउ हुआ है। ठीक है। व्यक्तिगत फोन करके पूछ लेंगे सर मेरे से बाद में। अनुज जी क्वेश्चन बैंक है। नहीं नहीं, मैं अलग से तो जरूर चाहता हूँ सुभाष जी से। मेरे पास मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ इनसे। और सबसे बड़ी और अगर मूल बात की जाए तो वो एक बेहतरीन इंसान है, और इसीलिए एक बेहतरीन टीम बनाई है, बेहतरीन लोगों की टीम बनाई है और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मूल में आत्मा जो है वो बेहतरीन इंसान की है। ये बिजनेस कम से कम ऐसा है कि आप जितना बेहतरीन इंसान बनेंगे, शायद आप उतने ही लंबी दौड़ के घोड़े बने और बड़ा कमा लेंगे। सवाल मेरा ये है सर, मैं अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर में टाइम बचेगा तो मुझे मौका दीजिए बाकी सवाल पूछने का, है मेरे पास। हाँ ठीक है। मेरा ये है कि जैसे एक कंफ्यूजन है मेरा अपना, वो अपॉइंटमेंट लेने में है। मेरे पास काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जान पहचान के लोगों की, लेकिन कॉलिंग करने पे ज्यादातर नो आता है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनता हूँ, तो एक राय तो ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लो। एक ओपिनियन ये आती है कि हमारा काम बताने वाला हमारी चीज नहीं है, हमारा दिखाने का है। अगर आप किसी जान पहचान वाले से मिलो और नीला पीला अगर दिखा दो एक बार, तब वो आपको सीरियसली लेता है और तब ढंग से 1 घंटे का अपॉइंटमेंट देता है। नहीं तो मुझे लगता है कॉलिंग करके मेरे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट बेकार हो जाते हैं, फिर वो दोबारा कभी टाइम देते नहीं। तो क्या तरीका अपनाए जाए जिससे अपॉइंटमेंट जो है वो मिले और ज्यादातर प्रोस्पेक्ट बेकार ना जाए, वो सामान्य सेल्समैन या कोई माल बेचने आ रहा हूँ ऐसा ना देखें। इसका कोई तरीका अगर आप बताओ फिर कैसे बैलेंस सर बनाए। सर नंबर एक, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये हमारा कहीं न कहीं जो बेसिक बैकग्राउंड लाइफ का रहा है, कहीं ना कहीं हम्म, ये चीजें कहीं ना कहीं वहां से भी रिफ्लेक्ट होती जरूर है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती होगी, वहां से भी होती होगी। कि पूर्व के अंदर है वो किस प्रकार का क्या कुछ रहा होता है हमारा लाइफ। ठीक है। सेकंड चीज ये होती है कि अगर जहां तक संभव हो पाए, अगर बहुत दूर के मामले नहीं है, आसपास के ही मामले हैं, और आसपास में मेरे को लगता है आज की तारीख में 25-50 किलोमीटर कोई दूर वाली चीजें नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर है वो हमें डायरेक्ट भी जाना चाहिए। हो सकता है कई बार हम जाएं और बंदा ना मिले, ये भी हो सकता है, मगर वो पार्ट ऑफ बिजनेस मान लीजिएगा आप उसको। क्योंकि जब आप और हम लोग आमने सामने बैठते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है मेरी लाइफ के अंदर,
कुछ लोग जो मेरे से कतराते थे, मगर जब उनके मैं सामने बैठ गया, सामने बैठने के बाद में जब डेमोस्ट्रेशन हो गया तो उनकी सोच ही बदल गई। ठीक है, बताने का काम तो जैसे कल भी, शायद कल अपनी मीटिंग में नहीं हुआ था, किसी और मीटिंग में हुआ था, मेरे साथ जो स्टार्टिंग हुआ था लाइफ का, कोई एक्स पर्सन था, उन्होंने बातें ही की थी, बताया था, और वहां से मेरे 4 साल खराब हो गए, क्योंकि 2017 या 18 के आसपास की वो घटना रही होगी, शायद 17 था मैं भी। और 2021 में मैंने इस मशीन को लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वहां पे बैठ के वो बातें हुई, बातों में ये हुआ कि एक मशीन आती है जापान की, पानी ये कर देगा। तो वहां पे ये था कि थोड़ा मेडिकल लाइन का बंदा था, और मेरे को अजीब सी बातें लगी वो सारी की सारी, और वहां से एक दूरी बन गई अचानक ही। उस दूरी में दो चीजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक, प्रॉपर उस इंसान का, क्योंकि बात वो जीवन बढ़ाने की कर रहा था, मगर मेरे सामने मौके का जो काम हो रहा था वो जस्ट इससे उल्टा हो रहा था। नंबर एक बात। सेकंड चीज ये, मैंने कहा यार कि जापान की मशीन है, ये है 3 लाख रुपए की है। मैंने मन में, हर किसी के ये मन में आता है, चाहे वो कोई हो, कि यार पानी से कुछ होता है क्या, केवल पैसे कमाने का कोई जरिया होगा। और यहाँ तक कि मैंने तो यहाँ तक भी सोच लिया कोई रोटेशन मनी सर्कुलेशन टाइप प्लान होगा, बड़ी टिकट है ताकि बड़ा कुछ घूम जाए और एक साथ कुछ पैसा आ जाए। ये सोच, चूंकि किसी ने डेमो नहीं दिखाया, नो प्लान नो डेमो, कुछ नहीं, और उसका खामियाजा मैंने 4 साल भुगता, वरना मैं पहले आ जाता। उसके बाद आप जैसे सज्जन का, किसी का भी मेरे पास लाइफ में फोन आया तो मैंने उसका छुड़वाने का काम तो किया है केंगन, मगर किया नहीं है खुद ने। हाँ, छुड़वाने का काम जरूर किया है। तो पर्सनली भी मिलिए आप, ऐसा नहीं है कि हम केवल फोन से ही सारी चीजें हैं वो हल हो जाती। सिर्फ फोन से हल नहीं होती। आज भी दुनिया में जो सबसे स्ट्रांग फीलिंग है, वो आमने सामने बैठने के बाद में जो फीलिंग क्रिएट होती है, वो दुनिया की सबसे स्ट्रांग फीलिंग है आज भी। नमस्कार सुभाष मंडे जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा एक सवाल है कि आप जब एक नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होता है? सर, हर किसी का अलग अलग होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैं तो एक बात बोलता भी हूं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत गहराई में कभी नहीं गया हूं किसी भी चीज के, मेरा ये मानना है कि दुनिया में किसी भी चीज के लिए 2 चीजें अगर आपके पास है तो फिर पर्याप्त है। उन 2 चीजों का नाम है, एक तो कॉमन सेंस, कि आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, और दूसरा आपका माइंड सेट होना चाहिए। कॉमन सेंस भरपूर है, माइंड सेट नहीं है तो भी आप भटक जाओगे किसी न किसी रास्ते पे जाके। कोई एक ही रात में किसी को करोड़पति बनाने आ जाएगा और बंदा उसको छोड़ के करोड़पति वाली ट्रेन पकड़ लेगा, वो अलग बात है कि वो अगले स्टेशन पे भी नहीं पहुंच जाएगी, बीच में डिस्टर्ब होगा कहीं। और दूसरा, माइंड सेट मजबूत है तो कॉमन सेंस आ गया। कॉमन सेंस है तो हम उस बंदे को, हर यहाँ पे मान लीजिए कि अपन 500 लोग बैठे हैं, क्या 500 लोगों के लिए ओपनिंग या क्लोजिंग सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। हर किसी के लिए अलग अलग होगी। आप है तो आपसे मैं अलग प्रकार की बातें करूंगा, और उसमें भी मैं स्टार्टिंग में ही हो सकता है सीधा बिजनेस लेके भी ना बैठूं। मेरा यहां तक हुआ कि मैं एक ही इंसान से 3 मुलाकातें कर चुका हूं, मगर मैंने उसके साथ बिजनेस की बातें नहीं की। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, यहां पे मैं बहुत से लोगों के अपोजिट हो गया अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद वहां पे जो, मगर ऐसा नहीं हुआ कि हर मुलाकात में माहौल नहीं बना है। वही कॉमन सेंस की केंगन की बात ना करते हुए भी इनडायरेक्ट, मालूम नहीं कौन कौन से उसी के शब्द पकड़ के वहां पे वो एक माहौल बनाना शुरू किया कि यार दुनिया जिस दिशा में जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसी से काम तो नहीं चल सकता यार। मैं हॉस्पिटलों में ही लगा रहा तो इसी से तो काम नहीं चल सकता। कल को बच्चों का यार फ्यूचर है, ये है वो, यानी कि हर एक मुलाकात भी अपने आप में एक संदेश होती है अगर देखा जाए तो। उसको वहां पे उस ट्रैक पे लेके आना, ये सारी चीजें कॉमन सेंस में है। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन का शायद मेरे पास अगर आप बात करें तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से मेरा तो स्टेटमेंट बदल जाता है सर। जैसा सामने वाला बंदा है, अगर वो बंदा ऐसा है कि एंटी एमएलएम टाइप का है तो मेरी राग वहां पे कुछ अलग होने वाली है। ठीक है, और अगर वो पहले से नेटवर्कर है तो हाँ, वहां पे मैं हमेशा कंफर्ट हूँ, इजी हूँ कि उसके साथ खुल के बात की जा सकती है। मुझे हमेशा वो सबसे ज्यादा इजी लगा जहां पे प्लान हो गया। जहां पे सिर्फ डेमो हुआ है वहां पे मुश्किलें आती है, मगर जहां पे प्लान हो गया वहां पे आप और हमारे पास कॉमन सेंस के तहत अपन सैकड़ों क्वेश्चन है उससे भी कर सकते हैं कि भी लेट होने का नुकसान है। मैं खुद कर चुका हूं, ये सब कुछ है जो। तो ओपनिंग स्टेटमेंट सिर्फ एक नहीं है डॉक्टर साहब।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक लाइन में ही बता दिया कि माइंडसेट और कॉमन सेंस ही ओपनिंग स्टेटमेंट है। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल। और एक चीज और, डॉक्टर कृष्णा, आपके माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूँ, आपके जी सवालों के माध्यम से, कि हमेशा ना एक माइंडसेट रखो कि मुझे ज्यादा बेचना नहीं है। बेचना नहीं है तो हड़बड़ी क्या है कि जल्दी से फोन पे ही सब बता दे, उल्टी कर दे। हाँ, सही बात है। आपको तो देखो, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि कोई भी डैश 3 बंदा उठा लो, या डैश 4 डैश 5 उठा लो आप, उससे पूछो कितने डायरेक्ट सेल है आपके, 10 20 25 30। तो असली गेम तो इनडायरेक्ट सेल में है ना। जी जी। इनडायरेक्ट तो करना ही थोड़ा सा है। इसलिए पेशेंस के साथ आराम से लोगों को नर्चर कीजिए, रिलेशनशिप को बढ़ाइए, उसके बाद अच्छे से अच्छी परिस्थिति देख के दीजिए। आपके एक डेमो करने से, आपके सेल निकालने से बड़ा सेल नहीं होगा सर। यस सर। टीम पे काम करेंगे तो ही बड़ा सेल होगा, और तो ही हाँ, वो दुकानदारी मॉडल है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है। हाँ। वो तो यस। इंडिविजुअल खोल के बैठ गए हम लोग। जी। और दूसरा एक बिलीव और है डॉक्टर साहब मेरा, और वो भयंकर वाला है, कि अगर मैं पागल हूं तो इस दुनिया का आखिरी पागल सुभाष मंडा नहीं हो सकता, और अगर मैं समझदार हूं तो इस दुनिया का आखिरी समझदार भी सुभाष मंडा नहीं हो सकता। मेरे जैसे लोग इस सृष्टि में बहुत हैं। हाँ, जैसे सर ने कल बहुत प्यारी बात बोली कि ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यार मैं ही एक परमात्मा को पागल मिला जिसके अलग प्रकार के पुर्जे लगा के ईश्वर ने डाल दिया धरती पे के जा। किसी भी कैटेगरी में काउंट कर लो, समझदार करोगे तो मैं समझदार आखिरी नहीं हूं, और पागल में काउंट करोगे तो मैं पागल आखिरी नहीं हूं। मेरे जैसे हैं, तलाश करने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा उन लोगों के बीच में, हमें यस। और वो हमें मिल पता नहीं जाएंगे है, हमारे जैसे। माथे पे लिखा नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा आपको ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से मिलो। और, और दीपक सर, अगर लिखा हुआ भी है तो आप और हम त्रिकालदर्शी थोड़ी हैं, महादेव थोड़ी हैं जो ये चीजें पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, हाथों पे लकीरों पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, मगर उसके लिए आपका त्रिकालदर्शी होना जरूरी है, और हम सब इंसान हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है जो देख पाए। पहले से ही पता होता मनोज जी ये करेंगे, दीपक जी ये करेंगे, तो भाई साहब मशीन खरीदनी नहीं पड़ती, इनकी बोलियां लगती चौराहे पे, ये ध्यान रखिए आप, कि हम खरीदेंगे मनोज जी को, हम खरीदेंगे दीपक जी को। आईपीएल मशीन नहीं लेनी पड़ती इनको। IPL। यस। जैसा चौधरी साहब, आपको बता दूं कि अगर आपको ओपनिंग सेंटेंस चाहिए ना, तो आप ये बोल सकते हो, आप पानी कौन सा पीते हो। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप पानी कौन सा पीते हो, तो वो बोलेगा कुछ ना कुछ। फिर आप उनसे ये पूछ लो कि सर, अगर आप जंगल में हैं और आपको प्यास लग रही है और सामने एक तालाब भी और एक नदी भी बह रही है, तो आप पानी कौन सा पियोगे। ये दूसरा सेंटेंस हो सकता है। कोई आदमी नहीं बोलेगा तालाब का, और अगर वो तालाब का बोल दे तो वहां से निकल लो। फिर वो आदमी में कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सुभाष जी ने बोला ना कि कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है और माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन लो सर। हाँ, प्रदीप जी। सर जय जगन्नाथ। हाँ, जय जगन्नाथ। सुभाष जी, राम राम जी। हाँ, आपने ये बोला था कल की, जैसे आफ्टर 35 कोई गलती, मतलब फैमिली, मतलब मैरिज होने के बाद कोई गलती करता है तो थोड़ा पेरेंट वाले कुछ बोलते, तो उसका क्या प्रभाव रहता है, मतलब जैसे आपने वो नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में लिया। और दूसरा क्वेश्चन, सोशल मीडिया के बारे में आपने कुछ बोले नहीं, तो सब लीडर ने तो सोशल मीडिया आजकल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे यूज कर रहे हैं, बस ये दो क्वेश्चन। पहले वाला थोड़ा सा दादा दीपक जी, सर आपको समझ में आया कि रिपीट कीजिएगा, क्या हाँ था हाँ, सर। बिल्कुल। जैसे आपने कल बोले थे आफ्टर 35, थोड़ा जैसे आपके पास पैसे नहीं थे, थोड़ा इधर उधर देखा है और पे भी बोले नहीं है, आपने डिसीजन लिया। और उसमें परिवार वाले कैसे, वाइफ हो फादर हो, कैसे ओके नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में लिए। ओके ओके सर। देखिए कि हम्म, विगत के कुछ जो कर्म कांड होते हैं ना, तो परिवार भी डरने लग जाता है बेचारा, ठीक है, कि ये लगता है कि आज तक तो 5-7 हजार वाले इसने गड्ढे किए थे, वो भी पूरे नहीं आए, तो इस बार मालूम नहीं ये कौन सा 2.25 लाख 3 लाख का लेके आएगा। तो परिवार हाँ, अपनी जगह सही होता है, क्योंकि परिवार अपने को प्यार करता है, और उसको क्या होता है कि वो देखता है कि रात दिन मेरा बच्चा काम कर रहा है, इतनी मेहनत कहीं और कर लेता तो शायद मालूम नहीं ये क्या कर जाता, वो इस भ्रम में होते हैं। मगर वो अलग बात है कि दुनिया में भी जो बाहर अपने के अलावा भी जो रात दिन काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक क्या कर लिया।
ठीक है। तो इसीलिए उनके मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है। उस नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है रिजल्ट से। आप बाहर किसी को बातों से भी पॉजिटिव कर सकते हो, लिख के ले लीजिए। आपके परिवार को सिर्फ आपका रिजल्ट पॉजिटिव करता है, चाहे वहां पे आप मौन व्रत धारण कर लीजिए, मगर अगर आपका रिजल्ट है तो आपका परिवार पॉजिटिव है। अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो बातें मर्जी उतनी कर लीजिए, वहां पे बातें काम करने वाली नहीं है। ठीक है। यस। तो इसीलिए मैंने था कि एक बड़ा प्रोडक्ट है, घर पे मैं चर्चा करूंगा तो खाम खा हो सकता है माहौल बनने से पहले ही बिगड़ जाए, रोकना शुरू कर दें परिवार के अंदर, चाहे वो वाइफ, मदर, भाई, कोई भी। तो मैंने सोचा भी इस 3 लाख का फिर बाहर से ही बंदोबस्त किया जाए। घर पे बोल देंगे भी कोई 30, 40, 50 हजार की मशीन है, और जल्दी से घर पे वैसे ही पता चलना है नहीं। ये सोच के फिर मैं बाहर निकला। बाहर से ही जो आपको कल जो स्टोरी में आपने सुना वो सारी चीजें हुई। ठीक है, ये था उसके पीछे। और परिवार को पॉजिटिव करना है तो 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म तरीका है, एक लॉन्ग टर्म तरीका है। शॉर्ट टर्म ये तरीका है कि आपके आसपास कहीं भी इवेंट हो तो अपने परिवार को लेके जाइए, मौके की मुश्किल दूर हो जाती है। ये गारंटी लेता हूं मैं, मौके की अगर परिवार नेगेटिव है और एक अच्छा प्रोग्राम में अगर उसको बिठा दिया जाए तो कुछ टाइम के लिए वो आपकी सपोर्ट करेंगे, मगर लॉन्ग टर्म में आपका रिजल्ट है वो उनको पॉजिटिव रखेगा। तो रिजल्ट पे हमेशा फोकस कीजिए। सेकंड चीज आपने कहा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक्चुअल में इमीडिएट आपको तुरंत बोलें तो शायद रिजल्ट, जहां तक मेरा मानना है, उतना नहीं दे सकता, मगर वो एक माहौल बनाने का काम है कि अगर हजारों लाखों लोग अलग अलग ग्रुपों के माहौल बना रहे हैं तो आपके माहौल का मुझे फायदा मिलेगा, मेरे माहौल का आपको फायदा मिलेगा। इस तरीके से उस माहौल का एक दूसरे लोगों को फायदा मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने पोस्ट डाली है उसका फायदा आपको ही मिले। हाँ, जैसे जैसे रिजल्ट बढ़ता चला जाता है तो सोशल मीडिया पे जो आपको वॉच करते हैं फिर वहां से उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो बहुत से पुराने साथी जो आपको जानते हैं, देख रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर ही क्यों ना हो, वो भी पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई मैटर क्या है, मामला क्या है। तो यहाँ पे मेरे फेसबुक पे मेरे एक रिलेशन में जीजा श्री हैं, उन्होंने भी कमेंट डाल रखा है कि अरे भाई हमारे को भी आके बताएगा क्या मैटर क्या है, क्योंकि ये चीजें जब फेसबुक पे डालते हैं तो, मगर वो एंटी एमएलएम टाइप के बंदे रहे हैं मुझे मालूम है। मगर आपकी जैसे जैसे है वो कह सकते हैं कि कामयाबी आती है, वैसे वैसे लोगों के व्यू बदल जाते हैं। तो सोशल मीडिया तब काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, एक दूसरे के लिए हम लोग लाखों लोग अगर डाल रहे हैं तो एक दूसरे के लिए माहौल बनाना शुरू करते हैं कि यार ये क्या चीज है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। कुछ आदमी को लाइन में लाने के लिए आपको कुछ डांटना पड़ता है, ये सही बात नहीं सकता है, राइट वर्ड हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ता है। लेकिन आपका सैक्रिफाइस को छोड़ देते हैं, लेकिन आपका जो बात उसी टाइम उन्हें बोला ना, ये पूरा माहौल बना देते हैं, पूरा ट्रेंडिंग चलता है पूरा टीम में। लेकिन उसका भला के लिए आपके बोला, लेकिन ये नहीं होता है। कैसे मैनेज करते हैं आप? ये मेरा 2 क्वेश्चन, थोड़ा सा बता दीजिए सर, जैसे कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप और हम ना डांटें किसी को। क्या आप और हमारे को नहीं डांटा गया? स्कूल में भी हमारे को डांटा गया। किसके लिए? हमारी भलाई के लिए। हमारे माता पिता तो आज तक डांटते हैं, हम 40 साल के हो लिए फिर भी। किस लिए डांटते हैं? हमारी भलाई के लिए। ऐसा सामने वाला भी मूर्ख नहीं होता लक्ष्मण भाई की, वो भी समझता है जब आप और हम किसी को डांट रहे होते हैं ना, उसकी मनसा क्या है वो सामने वाले को समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, उसने भी कुछ एज ली है, उसके भी लाइफ के कुछ अनुभव हैं। अगर आप निस्वार्थ हो, 100% अपनी आत्मा से ये बात दावा कर सकते हो कि मेरे को इसमें रत्ती भर भी फायदा नहीं है, कोई लालच नहीं है, और फिर मैं तेरे को डांट रहा हूं, तो क्या मैं पागल हूं जो तेरे को डांट रहा हूं? एक बेनिफिट बता मेरे को कि क्या है मेरे लिए, मगर इस डांट के पीछे तेरा बेनिफिट क्या है तू कहे तो मैं ग्रंथ लिख देता हूं अभी यहाँ पे। जब रियल में खुद का बेनिफिट नहीं उसका बेनिफिट हो और तब हम उसको डांट रहे हैं, और हमारी आत्मा भी इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, सिर्फ इसी के लिए कह रहा हूं, तो वहां पे सामने वाला बंदा पहली बात नाराज नहीं होता। अगर नाराज उसको होता भी है हल्का फुल्का, तो नाराज तो कई बार इमीडिएट डांट पे हम टीचर से भी हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से भी हो जाते हैं, मेरे को क्यों बोला। शाम होते होते अपने समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ थी और किसकी थी, तो उसका रिगार्ड और भी बढ़ जाता है। आप में से कौन से हैं जो माँ बाप के प्रति आज बुरा सोच रहे हैं, अपने टीचर्स के प्रति बुरा सोच रहे हैं? रिगार्ड्स बढ़ता जा रहा है लाइफ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उनके प्रति है जो, ठीक है, जो 20 साल की एज में रिगार्ड नहीं था वो आज है हमारा माता पिता के लिए।
तो यहाँ पे भी आप और हमारा डांटना उचित है, मगर डांटने से पहले ये चेक कर लें कि उसमें जो स्वार्थ सिद्धि है वो खुद की है या उसके लिए डांट रहे हैं। उसके लिए डांट रहे हैं तो अगर वो एक बार नाराज हो भी गया तो सुबह गारंटी है उसी का चल के फोन आ जाएगा आपके पास, वो वेट नहीं करना पड़ेगा, उसी का आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये था, क्या था सर? तो हजार। पेरेटो प्रिंसिपल आप में कितना आता है आपका सिस्टम में? आपका टीम में कितना लोग 80-20 कैसा रेशियो चल रहा है? देखो सर, इसके अंदर रेशियो है ना, स्टार्टिंग में नेटवर्किंग में ये बोलता हूँ का आपका पहाड़ खड़ा हो जाएगा, उसके बाद में कुछ सफल लोग मिलते हैं। मगर इसमें भी सुधार किया जा सकता है और इसमें थोड़ा थोड़ा अगर कंटिन्यू आप और हम लोग लगे रहें तो सुधार होता है। जो लोग ज्वाइन है, हो सकता है आपका 100 में से 1 या 2 लोग हो, मगर उन 100 ज्वाइन लोगों के साथ अगर हम लोग बैठना शुरू कर दें, वो चाहे 1 by 1 ही बैठे, आपस में बैठते हैं, एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर होती है, उन 100 में से कम भी मान के चलिए 20-25% रेशियो ऐसा होता है जिनमें कॉमन सेंस भी भरपूर है, वो करना भी चाहते हैं। कोई न कोई ऐसा पॉइंट होता है जो उनको रोक रहा है, मगर जब उनके साथ बार बार बैठते हैं तो उनमें से कुछ लोगों का वो क्लियर हो जाता है और वो लोग मैदान में उतर जाते हैं। इसीलिए फिर वहां से अपना रेशियो सुधरना स्टार्ट होता है, वो 100 के पीछे 5, 10, 15, 20 भी चला जाता है। ओके सर, ओके सर। मतलब आप पेरेटो प्रिंसिपल भी आपके ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन ये टाइम के बढ़ने के बाद ये ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मगर उनके टच में खुद को रहना पड़ेगा। जिसका रिजल्ट ज्यादा है उसको कॉमन सेंस भी बड़ा है, उसका हर प्रकार का, उसको हर प्रकार के लोग मिले हैं, तो उसकी ज्यादा ड्यूटी बनती है कि वो संपर्क में रहे। एक 2A है, वो 1A को इतना उस प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि माइंड नहीं दे पाएगा है वो, ठीक है, जो आप उसको दे सकते हैं। या जिसने 100 सेलों पे पहुंच गया, जो 200 सेल पे पहुंच चुका है, जिसका ग्रुप बड़ा हो चुका है, उसके पास बहुत सी प्रकार की कुछ ऐसी बातें आ चुकी है कि जहां पे प्रॉपर वो समझ चुका है कि इसके साथ मुझे इसका वीक पॉइंट क्या है और कहां पे बात करनी चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर खोला, वही चैप्टर वही लाइनें वहां पे स्टार्ट होगी, नहीं होगी। आपके लिए डॉक्टर साहब अलग है, चिंटू भाई के लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है, ठीक है। तो उस वीक पॉइंट पे बातें हो सकती है और उसकी वो धारणा तोड़ी जा सकती है, जो धारणा वो बना के बैठा हुआ है। क्षमताएं तो सभी में है, ये लोग अलग थोड़ी हो सकते हैं। अब कोई मेरे को MP का, इंदौर का बंदा कहे सुभाष जी आपके यहाँ के लोग थोड़े अलग किस्म के हैं और मेरे यहाँ के लोग थोड़े अलग किस्म के हैं, तो यार मनोज जी वहीं के आते हैं, उनके लिए तो वो लोग वही होंगे ना। मेरे लिए तो चलो अलग किस्म के हैं, मगर मनोज जी के लिए अलग किस्म के कैसे हो सकते हैं? वो तो वहीं के हैं। उनका रिजल्ट कैसे आ गया? वो चांद पे बेच के आए हैं, उन्होंने ग्रुप कहां बनाया है? तो सब में होती है क्षमताएं, उनमें से कुछ लोगों की, सबकी कभी नहीं होगी, मगर कुछ लोगों की क्षमताएं हैं वो बाहर निकल के आ सकती है अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनके टच में रहें तो। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, नमस्कार अभिजीत जी। सुभाष सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या कैंगन के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग रही है आपकी, या आपने फुल टाइम सिर्फ कैंगन ही किया? मैंने फुल टाइम कैंगन किया है, सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी बिल्कुल जीरो। और हाँ, जब स्टार्ट किया तो लगभग 30-35 लाख रुपए माइनस में था उस दिन। इसीलिए मैं जो परिवार को लेके, जो परिवार में नेगेटिविटी थी, जो घबराहट थी, वो इसी बात की थी कि पीछे जब 30-35 लाख के नीचे आ चुके हैं तो इस बार कहीं ये आंकड़ा डबल ना कर दे। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअल सक्सेस पाने के लिए सब कुछ छोड़ के करना जरूरी है, या किसी काम को साथ में रख के किया जरूरी? बिल्कुल 100% किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मेरे यहाँ पे ग्रुप में किसान भी हैं, वो अपनी किसानी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में वो शिक्षे जा चुके हैं। यहाँ पे शैलेंद्र जी हैं, वो अपने जॉब को भी टाइम देते हैं मगर शिक्षे जा चुके हैं। बेटा भी शिक्षे जा चुका है उनका। भाई साहब, हमारे कड़वासरा भाई साहब है, वो अपने बिजनेस को भी टाइम देते हैं क्योंकि बड़ा बिजनेस है उनका। आप, बात ये नहीं है, मेरे को तो ये लगता है कि जिन लोगों ने पार्ट टाइम किया है ना अभिजीत भाई, वो ज्यादा शिद्दत से करते हैं। फुल टाइम वाले क्या है, किसी एक ऐसे मित्र के पास जाते हैं जहां पे पूरे दिन है, वो अपनी जुबान की जो है वो अपनी शांत करके जिज्ञासा सारे दिन दोनों लोग बात करेंगे। करना था कि किसी पार्टी से मिलना था, मिले नहीं है, प्रोडक्टिविटी जीरो है। आपस में बैठेंगे, 3 चाय पियेंगे, 2 समोसा खाएंगे, घर पे आ जाएंगे और घर वालों को लगता है मेरा बेटा इतना मेहनती है कि सुबह गया था रात को लौट के आया है, और बेटे ने कुछ नहीं किया है पूरे दिन में। ज्यादातर लोगों ने, फुल टाइमरों ने ये किया है एक्चुअल में, और उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को डराने का काम किया है। वो इस इंडस्ट्री के रावण है, क्योंकि 3 साल घर वालों की नजर में उन्होंने क्या किया है, सुबह जाता है, शाम को आ रहा है, रात को आ रहा है।
रिजल्ट नील बटा सन्नाटा, जीरो। कारण उन्होंने काम किया ही नहीं। जो 5 लोगों का ग्रुप बना रखा है उन्हीं के पास बैठता है, कभी खुद समोसे खिला देता है, कभी उनसे खा के आ जाता है। तो जो पार्ट टाइमर होता है उसको वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि पार्ट टाइमर वो है इसलिए क्योंकि वो कहीं जिंदगी में एक्स जगह पे सफल है, कुछ ना कुछ कर रहा है वहां पे, उसको अपनी टाइम की कीमत पता है, उसको वैल्यू पता है। इसलिए जैसे उसके पास 3 घंटे भी निकलता है, वो उन 3 घंटों को उस शिद्दत से जीता है जो फुल टाइमर 14 घंटों में भी नहीं जी पाता। वो उन 3 घंटों को उतना यूटिलाइज कर लेता है। तो सबसे बड़ा ये है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम से ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने क्वालिटी टाइम दिया या नहीं दिया। वो क्वालिटी टाइम देता है। हाँ, और वो जिस दिन फुल टाइम उतरेगा, जिसने 3 घंटों को भी निचोड़ के रख दिया, उसका रिजल्ट अलग होता है फिर फुल टाइम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दादा कहीं मैं ऐसा भी हो जाता है, कई बार गलत हो सकता हूं, तो यहाँ पे मनोज सर बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि वही बात है जो मैंने कल भी बोली थी कि मैं ऐसा कोई किताब लिखना नहीं चाहता जिसमें कल को लोग ये कहें कि सुभाष जी आए थे, उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी कि वहां से दुनिया की गलतियां खत्म हो गई। कुछ गलतियां मैं भी करना चाहता हूं ताकि ये 500 लोग भी अपनी अपनी किताब में एक एक गलती की सुधार करते जाएं जीवन में। बोलिए सर, नमस्कार। हाँ, सर सुभाष सर से एक दो मेरा क्वेश्चन था कि सर जो भी इनके टीम में मैं सुनता हूँ कि सब लोग जो भी 6 से करता है 30+ सेल से करता है, उसके लिए इनके क्या खास प्लानिंग होती है या क्या खास कैलकुलेशन है, थोड़ा सा वो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि सर होता क्या है ना कि जब टीम वर्क करते हैं हम लोग ना, तो जिसके साथ 4-6 महीना 8 महीना हम लोग काम करते हैं वो सोचता है कि मेरे साथ ही हमेशा काम करें, और नए टीम के ऊपर अगर हम जाते हैं तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर कम टाइम दे रहे हैं। उसमें कैसे बैलेंस करते हैं कि मतलब पुराने टीम के साथ ही लगे रहे कि नए लीडर के ऊपर भी हम लोग काम करें, और कैसे करें, कैसे ये बैलेंस करते हैं, वही मुझे जानकारी चाहिए। चलो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपका था कि जो 30 तो हर बार नहीं हुई, मगर 9 जो शिक्षे हुए उन 9 में से 7 शिक्षे ऐसे रहे हैं जहां की गिनती 18 से ऊपर ऊपर रही है। यानी कि जब वो शिक्षे बने तो 18 सेल से प्लस गई, 23 गई, 27 गई, 40 भी गई। ठीक है, मगर ये चीजें डिपेंड करती है कि जिस दिन आपकी बारी आई, क्या आपके टीम के सारे साथी लखन बनने के लिए तैयार हैं। और वो लखन कब बनेंगे कि जब उनको इस चीज पे अगर सबको इकट्ठे करके, जैसे कि मान लीजिए कि आपका शिक्षे निकलना है, एक आपकी जूम ली और उस जूम में सिर्फ एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि क्या आपको लगता है कि लखन जी का रियल में आपके जीवन में योगदान रहा है। और ईमानदारी से बोलना सभी साथी, क्योंकि झूठ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ लखन भाई की तरह हमारे साथ खड़े रहे हर जगह, तो भाई अब आपकी ड्यूटी बनती है। ये कब करेंगे? जब कुछ 70 लोगों का ग्रुप है, 75-80 लोगों का ग्रुप है, हम लोग तब करते हैं ये चीजें। मान लीजिए तो 80 लोगों में से अगर 20 लोग भी ऐसे हों कि सिर्फ एक मशीन, 30 मशीनें नहीं आई है, किसी ने एक का योगदान दिया है, तब वो 30 हो गई। तो यहाँ पे भी जो साथी हैं 70-80, उनको बिठा के जब ये बात की जाए कि क्या लखन जी ने प्रयास में कोई कमी छोड़ी है क्या, आपकी ज्वाइनिंग आई नहीं आई एक अलग बात है, तो वहां पे उन लोगों को रियल में अंदर से लगता है कि नहीं लखन जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमारे जीवन में। तो मेरे भाई, आज तक लखन जी ने आपके लिए कोशिश की थी, इस बार आप लखन जी के लिए कोशिश करके देख लो। जिनका खाता नहीं खुला है ना, परमात्मा उनका भी खाता खोल देगा, क्योंकि इस बार खुद के लिए नहीं कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो आप, और आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तो जब और किसी के लिए हम करते हैं तो हमारी भावना बदल जाती है, वहां पे 13, 26, 39 वाला मैटर खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहां पे फिर इस प्रकार का इंपैक्ट आता है, क्योंकि वो एक सामूहिक शक्ति काम करती है वहां पे। सेकंड क्वेश्चन आपका जो था वो था कि पुराने नए। अब एक चीज है सर, जब भी जिंदगी के अंदर हद से ज्यादा प्रोटेक्शन, चाहे अपने घर पे बच्चे का कर लीजिए, अगर स्कूल में अगर वो जा रहा है तो उसके पीछे जाके टीचरों से लड़ लीजिए, मेरे बच्चे को कुछ क्यों कह दिया, वो बच्चा बिगड़ेगा। हद से ज्यादा प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस स्वतंत्र बिजनेस है, और आपने क्या किया। और ये गलतियां कब करते हैं? अक्सर ये गलतियां होती तब है जब हम खुद किसी के अधीन हो जाते हैं, हम अपनी वर्किंग को छोड़ के उसी के सहारे हो जाते हैं।
जब आपने खुद ने मशीन अगर किसी से पूछ के नहीं ली थी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्वतंत्र निर्णय लिया था। अगर आपकी लिस्ट की कमी नहीं है तो आप हमेशा सिर्फ इतना टाइम दीजिए ही मत कि कल को ये उसको गलती का एहसास हो जाए, उसको ये लगे कि हाँ यार मेरे को छोड़ के क्यों जा रहा है ये बंदा, जबकि ये बिजनेस ऐसा है उस बंदे को भी समझ होनी चाहिए कि जाना तो पड़ेगा। हर किसी को मालूम है, आप हम इतने साथी यहां बैठे हैं, क्या सबको पता नहीं है कि जाना तो पड़ेगा? तो गलत नहीं हो रहा है, वो होगा वो, मगर चूंकि हमने गलती से हद से ज्यादा किसी को प्रोटेक्ट कर दिया था, और हद से ज्यादा प्रोटेक्ट होता है तो वो बंदा उस पर अधिकार समझने लगता है। और ये शास्त्रों में भी कई जगह वर्णित है, परमात्मा पे भी लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया था, तो आप और हम तो इंसान है। थैंक यू सर। टीम वर्क में हर किसी को हम लोग संतुष्ट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अपना हर प्रयास जारी रखना है, प्रयास करना है, सबको साथ लेकर बढ़ना है। सर परमात्मा सबको संतुष्ट नहीं कर पाया, आप और हम किस बाग की मूली हैं? तो सभी हम लोग या तो आस्तिक होते, सभी लोग नास्तिक होते, या सभी लोग है वो कुछ और कर रहे होते। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। तो इसका मतलब जब परमात्मा भी वो काम नहीं कर पाया तो आप और हम किस बाग की मूली हैं? चलते जाइए बस। थैंक यू सर, थैंक यू। शिक्षे जाने तक लखन जी जो आप करते हैं ना, उसका रिपोर्ट कार्ड है कि कितने सेल से आप शिक्षे जाएंगे। अगर आपने टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, दिन रात उनके साथ काम किया है, मेहनत की है, अच्छे संबंध है आपके, तो 50 सेल भी कोई बड़ी बात नहीं है शिक्षे जाने में। और अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो 9+1 भी आफत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो रिपोर्ट कार्ड है आपका कि क्या किया आपने, टीम के साथ क्या किया है। गुड मॉर्निंग मंडा साहब, आपको तो सल्यूट है, क्योंकि आपकी सादगी हमने आपके साथ रह के देखी कि आपने जो अपलाइन के साथ आपका जो बिहेवियर रहा था, उससे मैंने उस दिन कुछ सीखा था और आज तक वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर आपसे एक सवाल है जो टीम की डुप्लीकेशन के लिए है। टीम बनती है, टूटती भी है, इस टीम को आप मैनेज कैसे करते हैं? और दूसरा सवाल, आपने जो कल सेक्रीफाइस की बात करी, सेक्रीफाइस होता है लेकिन लोग उसके गलत एडवांटेज उठाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, गलत एडवांटेज इसलिए उठाते हैं लोग क्योंकि शायद हम लोगों ने गलत लोगों के साथ ये सब कुछ कर लिया होगा, ठीक है, या वही चीज है कि कहीं न कहीं हमने हमारे लालच के लिए कुछ वहां पे कर लिया होगा। मैंने एक कल भी बात बोली थी कि दुनिया में एक ही तरीका है, मेरे बेटे को अगर मैं अच्छा बनाना चाहता हूं, मैं और मेरी वाइफ जिस रूम में सोते हैं उसी में मेरा बेटा है, वो 10 साल का सो रहा है। अगर मैं मेरे भाई की चर्चा उस ग्रुप में नेगेटिव कर रहा हूं तो मेरा बेटा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उसके भी कोई भी, चाहे वो भाई हो बहन हो, उसके लिए भी उसकी वही मनसा तैयार होनी है जो मेरी है। तो एक ही तरीका है कि मेरे भाई के लिए अगर मैं जीवन में अच्छा बोल रहा हूं, तो वो कहते हैं ना, हम डाउन लेग के लिए भी बोलते हैं कि डाउन लेग है वो कानों से नहीं आंखों से सुनती है। वो डाउन लेग नहीं सुनती। आज जो समाज का भी जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो भी तो वहीं से सुन रहे हैं, आंखों से सुन रहे हैं कि ये बोल कुछ हो रहा है। मेरे लिए तो चाहता है कि ये लव कुश बन जाएं दोनों भाई, और खुद वाले भाई के लिए ये मतलब रावण बना खड़ा है। वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि कहीं न कहीं उसके अगर गहराई में जाके देखेंगे तो शायद खुद का भी कुछ स्वार्थ और उसका स्वार्थ दोनों का एक मिक्सर सा निकलेगा वहां पे जाके। तो वहां पे हमारी की गई मेहनत है, वो फिर कल को बोल सकता है कि मेरे पे कौन सा एहसान किया था। मगर जब उसको ये पता है कि जिंदगी के अंदर इसने जो डिसीजन लिया था वो सिर्फ तेरे लिए लिया गया था, खुद के लिए नहीं लिया गया था, तो वहां पे उस इंसान की ऐसी मानसिकता नहीं रहेगी। मगर ऐसी मानसिकता फिर भी 1% 2% अपवाद स्वरूप हो सकती है। तो फिर ये सोच लीजिए कि ठीक है, वो टाइम गलत था कि हमने गलत लोगों को चुन लिया, फिर ये होता है। ठीक बात है सर। और दूसरा क्वेश्चन था कि जब आप टीम में टूटती भी है और सारा कुछ जो है, उसको सर कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सी चीजों का, समस्या का जो हल है ना, वो हमारी प्रोग्रेस में छुपा हुआ है। अगर एक ही जगह हम खड़े रहेंगे तो टीमें टूटेगी भी, ये सच्चाई है। इसलिए टूटेगी क्योंकि ग्रोथ नहीं है वहां पे, किसी के घर पे पैसा नहीं जा रहा है इसका मतलब। और हम बातें कितनी कर लें, अगर 2 साल 5 साल किसी को निकल जाए, और सपने तो दूर की बात है, उस इंसान ने अगर घर पे एक
ईंट भी नहीं लगाई है, ठीक है, तो वो कहेगा, घर वाले ही बोल देंगे बेटा हेलीकॉप्टर बाद में ले आना, थोड़ा सा इस जो टूंटी टूट गई है या ये जो बल्ब बदलना है प्लीज इतने पैसे तो दे दे कि हम घर का बल्ब बदल लें। तो इसलिए फिर वहां पे हालात ऐसे बनते हैं कि टीमें वहां पे लॉन्ग टर्म के बाद में टूटती भी है, ठीक है। कुछ टीमें लालच में टूटती है, अनप्रैक्टिकल लोग होते हैं, करोड़ों की बातें करेंगे जो कल अपन ने चर्चा की थी, जबकि ठीक, ठीक। उनको जिंदगी के अंदर उनकी स्टेटमेंट निकलवा ली जाए कि कब से नेटवर्किंग कर रहा है, कि मैं 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं, तो 20 सालों के थोड़े से बैंक स्टेटमेंट लेके आ। तो थोड़ा सा रियलिटी में भी रहो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख इनकम भी आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ी है। और अगर आप चाहते हो कि बड़ी है या नहीं ये देखना चाहते हो, तो उन लोगों से देखो जिनके बच्चों को पूरे साल में 25 लाख का भी पैकेज मिला है ना, वो भाई साहब घर घर लड्डू बांटते हैं और फोन करते हैं सबको कि यार मेरे बेटे को 25 लाख का जॉब मिल गया, पैकेज मिल गया है। और हम लोग अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम लोग हैं वो बात सिर्फ सैमसिया से स्टार्ट करते हैं, यार 500 करोड़ इनकम है। अरे मेरे भाई, अगर उसकी 5 करोड़ भी साल की इनकम है तो थोड़ी होती है क्या? 10 करोड़ भी इनकम है तो थोड़ी होती है क्या? हम अनप्रैक्टिकल बातें करते हैं और उसको हवा भी हम लोग देते हैं। हम लोग उन चीजों पे जाएं कि आपका एक भाई, एक रिश्तेदार जिसका पूरा जीवन गवर्नमेंट जॉब में निकल चुका है मगर अभी 1 लाख के आंकड़े को छुआ नहीं है, आप अपने परिवार के पहले इंसान हो सकते हो जो 5 साल अगर लगातार काम कर लिया तो 25 लाख का महीने का तो मैं नहीं बोलता, मगर 5 लाख महीने के आप बन जाओगे, इसकी गारंटी है। तो टीमें रुकेगी, टिकेगी, काम तो करना पड़ेगा, ये जहन में हर किसी के होना चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, यहां फ्री में कुछ नहीं है। और कहीं भी कुछ नहीं है फ्री में, जहां दिखता है ना वहां आप ठगे जाते हैं एक्चुअली। दूसरी बात हाँ चिंटू, बिल्कुल। एक बात जो सुभाष जी ने कहा ना, उसको मैं सबके लिए फिर से एक बार, की पॉइंट है कि अगर आपकी टीम में लोग पैसा कमाएंगे तो ही टिकेंगे। सिंपल सी बात। तो कमाएंगे नहीं तो कितना भी मोटिवेशन दे लो, जूम मीटिंग करा लो, सेमिनार में ले जाओ, ट्रेनिंग में ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। आप, सुदेश सर हमेशा बोलते हैं कि आप डाउनलाइन की जेब में कमा के पैसा डालो, आपके एफर्ट से डालो। शुरू में अगर आपने 20-25 मशीनें लगातार स्पीड में बिकवा दी ना, 5 लाख आया, वो आदमी फिर लाइफ टाइम आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग नए आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। जैसे सुभाष जी आए थे, इनको पता था पैसा आता है, काम होगा तो पैसा आएगा, इनको कोई डाउट नहीं था, तो मैंने इनके लिए कोई प्रयास नहीं किया और अपने आप खड़े हो गए। मेरे लिए भी कोई प्रयास नहीं हुआ था, मुझे पता था कि बिकेगा तो पैसा आएगा, तो मैंने बेचा, आगे बढ़ गए। तो नेटवर्कर के लिए अलग है, लेकिन जो लोग नेटवर्किंग नहीं किए हुए हैं उनको तो पैसा ही दिखा के आप रोक सकते हो। पैसा जो उनको, जो फ्रेशर है सर, उनको, उनके लिए। हाँ, उनको पैसा नहीं मिलेगा ना तो वो नहीं टिकेंगे। सुभाष जी की तरह वो 3 महीने में 1 सेल होगा तो नहीं टिकेंगे, ठीक है। सुभाष जी का भी 3 महीने में 1 सेल हुआ था, खर्चा 50,000 और इनकम 13,000। तो और इसमें भी दादा एक बात और बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे, हो सकता है इस टाइम 90% लोग ऐसे हों जो नए हों, हाँ, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, हर इंसान की कहानी वो खुद लिखता है। हमने जो जो यहाँ पे बैठे हैं जिनका नेट साइज बड़ा है, मनोज जी से आप व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा, दीपक जी से व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा, इससे बड़ा भी अगर लेवल पे जाना है तो मलिक सर के लेवल पे जाके आप व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा। बहुत से इस, जहां पे 500 लोग अपन बैठे हैं, इनमें से नए लोग आएंगे और वो जो ये एक ढिंडोरा पीटते हैं ना, मैं 20 साल पुराना नेटवर्क करूं, मैं 15 साल पुराना नेटवर्क करूं, मैं 10 साल पुराना नेटवर्क करूं, उनको दनादन क्रॉस करते चले जाएंगे और उनके हाथ में सिर्फ वही एक बाजा रह जाएगा बजाने के लिए कि मैं 15 साल पुराना नेटवर्क करूं। अरे तू 15 साल पुराना नेटवर्क करे, किया क्या है? सबसे ज्यादा समाज को तूने तो डराया है, मेरे जैसे लोगों ने तो डराया है। हम लोग 15 साल के पुराने नेटवर्क करें, हमने हमारे गांव में हमारी जगह पे क्या एग्जाम्पल सेट किया कि 15 साल भाग के भी फेल होके ऐसे बैठा जाता है, जाके सुभाष से मिलके आ जाओ अगर देखना चाहते हो तो वो लोग कैसे है। तो जो नए लोग हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये संभावनाएं हैं कि वो उन 15 साल वालों को पीछे छोड़ के निकल सकते हैं। 15 साल के तजुर्बे का तभी फायदा है कि जब आप उसको काम में लो। अगर आप सिर्फ बातें करते रह गए और फील्ड में नहीं निकले तो वो आपको 15 साल का ज्ञान आपके लिए सिर्फ विनाश का कारण है।
वो वैसा ही है कि जैसा वो हमारे यहाँ किसी को क्या वो वरदान मिला था ना कि सिर पे हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर। और वो ज्ञान वो क्या करता है, उसके खुद के सर पे ही हाथ रखवा देता है उसका ज्ञान, और उसको खुद को भस्म कर देता है। अक्सर 15 साल पुराने नेटवर्करों के साथ मार्केट में ये हो रहा है। कैंगन में आए हैं, 5-5 मशीनों पे झूल रहे हैं, और नया बंदा आया है, वो देखते ही देखते 1-1 साल में 50, 60, 70 निकल गया है। अब बताइए, मैं तो वो ऐसा नेटवर्कर नहीं चाहता अपने ग्रुप में। मैं तो चाहता हूँ ऐसे फ्रेशर आ जाएं जो दनादन करके आगे निकल जाएं। और ये 9 में से 7 शिक्षक ये फ्रेशर है मेरे ग्रुप में, जिन्होंने विगत में कभी कोई नेटवर्किंग नहीं की है। तो ये भी ध्यान रखें सारे साथी, कोई जरूरी नहीं है। बहुत से नेटवर्करों ने अपना खात्मा करने का काम किया है, जो ज्ञान था उसको उन्होंने काम में नहीं लिया, सिर्फ बातें कर रहे हैं। बातें करने से कुछ नहीं होगा, टाई उतार के फिर से फील्ड में घुसना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जैसे वो स्टार्टिंग में मिला करते थे 15 साल पहले। सही। नेक्स्ट दादा। बट मैं ऐड इतना ही करना चाहता हूँ चिंटू जी, आपके लिए और सबके लिए भी, कि जो नए लोग आए ना, तो उनको नर्चर होने के लिए उनको प्रोटेक्ट करो, उनको नर्चर करो, उनके साथ उनकी लिस्ट पे काम करके उनकी सेल निकलवाओ, ताकि उनको लग जाएंगे। पैसे, हाँ, वो स्टंट कर जाए। हाँ, बस ये थैंक यू सर। दीपक जी, कोट अनकोट एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भैया जो नए लोग बैठे हुए हैं वो ये ना सोचे कि मेरे अपलाइन ही मेरे को देगी, उसके बाद मेरी इनकम होगी तब मैं फिर घर से निकलूंगा। तो फिर ये समझना है कि फिर वो कल के एपिसोड में मंडा जी को फिर सुन लेना आप, कि उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे तुम 5 चाहते हो वैसे भी 5 तुमको तुम बन जाओगे, वैसे ही तुमको भी 5 मिलेंगे। मतलब तुम लोगे तो तुम्हें देने भी पड़ेंगे। तो ये मत समझ लेना कि दीपक जी ने बोला है कि भैया अपलाइन अब डाउनलाइन को कमवा के दे उसके बाद वो घर से निकलेगा, तो ये तो नहीं है सर। आपको खुद के एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, अपने आप कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मनोज जी, सही कह रहे हैं आप। अभी मैं 1 महीना और शायद 20-1 दिन पहले एक नए इंसान को स्टार्टअप करवाया था। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई नेटवर्क कर रहे हुए हैं, एक सिंपल से बंदे, एक आध कंपनी में छोटा सा किया है, और छोटे से का मतलब 2-4 लोगों से ज्यादा का शायद उनका टीम साइज नहीं रहा था। राइज टुगेदर में वो स्टार्ट लेते हैं, राइज टुगेदर में स्टार्ट लेने के बाद में सिर्फ 2 दिन पीछे घर घुसे हैं, अब तक 8 सेल हैं उनकी। किसी भी अपलाइन को सिर्फ 3 डेमोस्ट्रेशन करवाए थे, तीसरे के बाद उन्होंने मेरे को शाम को फोन किया था कि 3 डेमोस्ट्रेशन करवा चुका हूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने कहा आज ही जाके अपने बच्चों और मिसेज को खुद खड़े होके डेमो देना, बैठ के मत देना, ये आपका पहला काम है। क्योंकि उन्होंने ज्यादा नेटवर्किंग कभी किया हुआ ही नहीं है उनका। खैर, उन्होंने उस बात में मिसेज की बजाय उन्होंने कहा कि जब देना ही है तो मैं फिर प्रोस्पेक्ट को बुला के देता हूं। उन्होंने प्रोस्पेक्ट को बुला के 2 लोगों को खुद डेमो दिया। वो दिन और आज का दिन है, सिर्फ 2 बार घर घुसे हैं, 8 सेल आ चुकी है। तो भाई जितना जल्दी खुद के दम पे कर लेंगे ना, तो वो जो आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, वो कभी आत्मविश्वास बढ़ने वाला नहीं है। अपलाइन के साथ रह के सहज महसूस कर सकते हो, मगर आपका कॉन्फिडेंस जितना आज है उतना कल नहीं रहेगा, जितना पहले महीने उतना दूसरे महीने नहीं रहेगा। और 6 महीने तक अगर आप अपलाइन के साथ रह लिए तो मैं गारंटी देता हूं आप खत्म हो चुके हो। मल्ली अपने मनोज जी, इस बात को भी आप थोड़ा सा नोट कर लो और लिख लो, चाहे सब लोगों के लिए। जिसने ज्यादा बैसाखी तो बैसाखी होती है ना, चाहे सोने की हो, लकड़ी की हो, चांदी की हो, चाहे टाइटेनियम प्लेटिनम की हो, बैसाखी है। खत्म हो जाएगा सर वो आदमी। वो एक गुलजार साहब का शेर है सर कि मुक्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, अगर ज्यादा झुक कर मिलो तो लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। क्या है कि इतना भी मत झुको डाउनलाइन के सामने कि बिल्कुल आप लेट जाओ तो वो आपको पीढ़ियां में बना लेगा, और फिर अगली पीढ़ी नहीं मिलेगी तो वहीं से धड़ाम दे देगा, तो गिर सही बात जाएगा है वो। सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। उतना ही लिफ्ट देना है जितना डाइजेस्ट हो। देखो, अंडे में से अंडे की एक शेल होती है ना, अंडे की शेल होती है, और अंडे की शेल को अगर आप तोड़ के बच्चे को निकालते हो तो बच्चा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता है। वो शेल को उसको खुद करना पड़ता है। वो तोड़ने में होता है ये, प्रकृति क्या कराती है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव करती है। वो शेल तो बहुत पतली सी रहती है, लेकिन उस पतली सी शेल को तोड़ने के लिए वो बहुत छोटा है। तो वो छोटे चीज को भी तोड़ने के लिए अगर वो तैयार नहीं है और वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है उसी से उसका जीवन चलता है। तो पहला संघर्ष अगर छीन लिया आपने उससे, तो फिर व्यक्ति दिक्कत देगा। और इसीलिए आजकल दिक्कतें ज्यादा इसलिए आ रही हैं क्योंकि ऑपरेशन से ज्यादा औलादें हो रही, नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है। और पहला संघर्ष ही बच्चों से जो छीन लेते हैं हम, छीन लेते हैं। फिर आगे की दिक्कतें भी आती हैं। फिर इन डाउन लेग्स के लिए भी एक है
चिंटू जी यहाँ पे सब साथी हैं जो, मैं भी तो जी किसी सर। के, तो मेरे को भी तो किसी ने ज्वाइन करवाया, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं डाउन लेग हूं ना। फिर आप अपने अपलाइन पे कभी जिंदगी में उंगली मत उठाइए कि जब तक जरूरत थी तब तक मेरे को यूज किया, और उसके बाद है वो दो चार लोग मिल गए, आजकल मेरे को पूछता नहीं है, उनके साथ रहता है। यूज नहीं किया। बेसिकली तेरे अपलाइन को जरूरत थी तब तक दूसरा बंदा नहीं मिला था, इसलिए तूने जम के खून पिया। और जिस दिन उसको ऐसे लोग मिल गए कि जो खुद के जैसे थे, तो उसने अपना खून पिलाना तेरे को बंद कर दिया। बस इतना ही काम है। जो तेरे को लगता है ना कि मेरे को यूज किया, तेरे को यूज नहीं किया, अपलाइन ने अपना खून पिलाना तेरे को बंद किया है। बस इतना ही फर्क आया है। सुभाष जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात बातों बातों में कही थी, इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इन्होंने एक बात कही थी कि कई बार ना हम डाउनलाइन पे को ज्यादा प्रोटेक्ट इसलिए भी करते हैं, ज्यादा डेमो उसका इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे पास अपनी कोई लिस्ट नहीं है, और यहाँ को हमको अपने और विश्वास नहीं है कि हम ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो सबका सॉल्यूशन एक और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अगर कोई आपको खून चूस रहा है आपका, तो नई लाइन खोलो। ठीक है, वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, नई लाइन खोल दो। तो 100 चलिए। सवालों का जवाब है एक नया इंसान। हाँ, 100 सवालों का जवाब है एक नया फ्रेश ब्लड ले आओ टीम में। कल आपने बोला था सुभाष सुभाष जी की लोग अगर नहीं बदल रहे हैं तो लोग ही बदल दो। हाँ, लोग बदल रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हम बाहर तो जाते हैं, डेमो दे लोगों को कन्वर्सेशन कर भी रहे, लेकिन अपन चाहते हैं अपने फैमिली में रिश्तेदारी में भी अपन जाके उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अपने कुछ रिश्तेदार अपनी बात पे भरोसा नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए कि डेमोस्ट्रेशन सबको देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों में या निकट के मित्रों में नहीं देना चाहिए। डेमोस्ट्रेशन सबको देना चाहिए ताकि कल को वो ये आरोप कम से कम आप पे ना लगाए जीवन में कि अगर तूने मुझे बताया होता तो मैं आ गया होता। आपने अपना काम कर दिया है। अब लगातार जितनी तेजी से आप आगे बढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कोई भी आगे जो मिला, जैसे कि अपने सब सीनियर साथी भी बोलते हैं कि जो पानी पीता हो उन सबको डेमोस्ट्रेशन देते जाइए। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे है वो अपने रिश्तेदार हैं वो खुद चल के फोन करके घर पे भी आ जाएंगे, और किसी न किसी बहाने से घर पे भी आ जाएंगे। ये और बता देता हूं मैं कि आज निकल रहा था, जैसे नेटवर्कर कहता है ना, मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपसे भी मिल चलूं। ये एक साइड नहीं है, ये दोनों साइड से होता है। वो भी कहेंगे मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिल चलूं। आगे बढ़ते जाइए बस। हाँ बसंत जी, एक बात और बता दूं, मैं अपना अनुभव भी बता देता हूँ आपको। कई रिश्तेदार शुरू में भी नहीं आएंगे और वो बाद में भी नहीं आएंगे, ये भी माइंड में कब करके रखें। ठीक है, मेरे साथ हुआ है सुभाष भाई, अभी भी मेरे 2-3 रिश्तेदारों को छोड़ के कोई नहीं आया, और अभी भी नहीं आ रहे। अब उनको क्या लग रहा है कि अब तो वो आगे निकल गया, या उनको ऐसा भी लगता है सुभाष भाई कि दीपक कर सकता है, मेरे से नहीं होगा। 2-3 चीजें हैं दादा इसमें। वो रिश्तेदार भी पब्लिक है, क्या सारी पब्लिक हमारे साथ आएगी? वही बात। ठीक है, दुनिया में सारे लोग अपने साथ वैसे भी नहीं आने वाले इस बिजनेस में। तो चूंकि वो रिश्तेदार है इसलिए हम जानते हैं, तो टेंशन लेने की कहाँ जरूरत है। वो भी एक पब्लिक है, और 100 के 100% लोग दुनिया में 100% काम करने के लिए नहीं बने हैं। इस बात को ध्यान रखिए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बना के रखिए, अटैचमेंट खत्म मत कीजिए। हो सकता है वो आपके साथ आ जाएं एक दिन, मगर हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग अपना अटैचमेंट उनके साथ खत्म कर लेते हैं। उनके साथ बना के रखिए यार, जब दूसरा कोई नहीं आया है, कोई गिला शिकवा नहीं है, तो उनको भी ये हक बनता है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि देखो, आपके रिश्तेदार और मित्र जो है ना, वो आपकी एक जरूरत है, तो उनको खाली बिजनेस पॉइंट मत समझिए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो, और तो भी हमारे मित्र हैं वो, तो वो बना के। थैंक यू सर। रिश्तेदार आ जाएंगे सर, रिश्ते दरार नहीं आएंगे, ध्यान रखना। रिश्ते में दरार नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक मुस्तफा जी हैं, वो चैट पे लिख रहे हैं, बेचारे चैंपियन आदमी है, पता नहीं क्यों हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। मुस्तफा जी आप बोलिए, आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी सर, एक्चुअली सर हैंड राइज नहीं हो रहा क्योंकि मैं एक छोटा सा मतलब वो बहुत दिन पहले शायद मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ किया था, तो वहां से मतलब वो आपका तरफ से कुछ मतलब वो ब्लॉक किया हुआ है शायद, इसलिए नहीं हो पा रहा है मेरे से। ओके। हाँ शायद। और ये सुभाष दादा से मेरे को एक ही क्वेश्चन है कि सर आपने कल एक बात बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कठोर बात बोलो लेकिन सामने वाले का ईगो हर्ट ना हो।
तो सर वो कठोर बात मैं कस्टमर से कैसे बताऊं क्लोजिंग में, उनका ईगो भी हर्ट ना हो और वो चेक बहुत बढ़िया से हंसते से मुझे लिख के दे। सुभाष सर। भाई, सुभाष हाँ दादा। भाई, मुस्तफा जी के बारे में बता देता हूँ। ये जस्ट अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है इनकी। 1 साल से कैंगन को ये देख रहे थे, समझ रहे थे। हाँ 2023 से देख रहा हूँ, 24 1.5 साल तो देख हो ही रहे थे, गया। अभी रिसेंटली आए हैं, आसाम में रहते हैं। और ये चैंपियन है, मेरे को पहले से पता है। क्यों बता रहा हूँ आपको, ये ना गाजियाबाद में जो सेमिनार हुआ था हमारा, सुभाष भाई, हाँ हाँ दादा। गाजियाबाद में जो सेमिनार हुआ था 1 साल 2 साल पहले, उसमें इनको ट्रेन टिकट नहीं मिला, फ्लाइट टिकट नहीं मिला, तो बाइक से आ गए थे आसाम से दिल्ली। होता है, क्या बात है। नहीं सर, ट्रेन टिकट था, अब्दुल रहीम जी ने मेरे को ऑन टाइम ट्रेन टिकट सब कुछ देके दिया था। तो लेकिन क्या है कि मैं कैंगन के बारे में जाऊं ना जाऊं, मेरे को अच्छा लग रहा था कि हाँ मेरे को जाना चाहिए जाना चाहिए। लेकिन सर मैं भी गुवाहाटी में आरओ का ही काम करता हूँ, तो मैं सोचा कि मेरा ये भी काम है वो भी काम है, कुछ तो चेंजिंग करना है। तो ऐसा ऐसा, और अब्दुल जी को मैंने वादा कर चुका था कि सर मैं आऊंगा आपके मीटिंग में श्योर, ये मेरी गारंटी है। तो सर 1 बजे मेरा ट्रेन था, 12 बजे तक मैं डिसीजन ही नहीं लिया कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तब ऐसा लगा कि नहीं, मैं उनको वादा किया निकलना चाहिए। तो मेरा एक बहुत ही खासम खास दोस्त था, और मैं उनको बोला कि भाई हम लोग को जाना चाहिए। बोला कि कहाँ जाना है, मैंने दिल्ली। वो मेरा बाइक के पीछे था, मेरे को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहा था। आधा से बोला कि बाइक घुमा दे, ट्रेन नहीं मिलेगा, दिल्ली तक पहुंचना है। तो बस वहीं से यू टर्न ले लिया और दिल्ली तक पहुंच गए। कितने किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर ऑलमोस्ट सर। 2000 किलोमीटर। और सर मैं पहुंच भी गया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे को मीटिंग अटेंड नहीं हो, मैं शायद 3 बजे तक 3:30 बजे तक मैं आपका दिल्ली तक पहुंच गया था। हाँ। बड़ी बात है भाई। और उससे बड़ी बात ये है कि फिर भी देख रहे थे। तो दादा उसमें ये है कि जो आपका क्वेश्चन था ना, जी हार्ड बात जरूरी नहीं होती है कि मैं मुस्तफा का नाम लेके ही मुस्तफा को सुनाऊं। हार्ड बात जिंदगी में खुद को लेके भी सुनाई जा सकती है। कि आपके साथ बैठा हूं और मैं क्या कह रहा हूं, सर मैंने बड़ी गलतियां की है जिंदगी के अंदर, और मेरे को तो आदत थी कि मैं हर जगह सही हूं, मेरी ये ऐसा एक माइंड मेकअप सेट हो चुका था। और दीपक सर ने मेरे को बहुत बार बताया, मगर मैं कौन सा सुधरने वाला था, मैं कौन सा मानने वाला था। ये गलतियां की, इन गलतियों के बाद में एक दिन एहसास हुआ, तब जाके मेरे में सुधार आया। यानी कुछ जो कठोर बातें हैं वो जिंदगी में, आप वैसे नहीं हो हकीकत में, मैं भी वैसा नहीं हूं, मगर सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं हो तो खुद का नाम लेके भी वो चीजें जिंदगी में बोली जा सकती है। अपने आप का एग्जाम्पल लेके भी बोला जा सकता है। जरूरी नहीं है हार्ड बात का मतलब ये हो कि मैं अरविंद जी को कुछ सुनाना है तो अरविंद जी का ही नाम लूं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मनोज जी को कुछ, यहाँ पे अपने साथ जो साथी आए हैं जिंदगी में उनको एक मैसेज देना होता है। हार्ड बात से मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है उनसे, एक मैसेज है जो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो खुद के बारे में भी बोल के कह सकते हैं अपन लोग। मैं जी बड़ा ऐसा आदमी था, नए बंदे को तो पता नहीं है ना, तो मैं उसको बोलूंगा मैं ऐसा आदमी था, दीपक जी ने 10 बार मेरे को सेमिनार में बुलाया, नहीं गया, हेंकड़ी में रहता था सर, मगर उन्होंने बोला था बिजनेस का दरवाजा बड़े इवेंट से खुलता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, मैंने कहा मैं छाती के दम पे खोल के दिखाऊंगा इस दरवाजे को। एक दिन दरवाजा तो नहीं खुला सर, मेरी छाती खुल गई। ठीक है, तो कहने का मतलब खुद का एग्जाम्पल देख के भी किसी के जहन में कोई बात डाली जा सकती है। एक पारिवारिक एग्जाम्पल है सुभाष जी की, बेटी को डांट के बहू को समझाना। बेटी को डांट दो कि देख ऐसा नहीं करते हैं, इसको सीधा रखा कर, तो फिर बहू अपने आप ही समझ जाती है कि यार हमको भी ये करना पड़ेगा। सही बात है। चलो हम- सुधीर कुमार। और ये टिप्स मेरा लाइफ में भी काम आएगा कि मैं आपका न्यूली शादीशुदा भी किया हूँ, शादीशुदा भी हूँ, तो मेरे को ये अच्छा लगेगा एक्चुअली। वो मैं भी बोल रहा था जो कुछ फाइनेंस करके भी ले, जो बिजनेस पार्ट देखने के वाला ना, मैं पहले से कर्ज में हूँ, लेकिन दोबारा कर्ज करके ये सब कैसे हो पाएगा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन सर मेरे को बताइए वो इसके बारे में थोड़ा। देखिए सुधीर जी, एक तो ये मान लीजिए कि ये सच्चाई भी है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो मशीन महंगी है, इसमें नकारने की जरूरत नहीं है। मगर जिंदगी में जितनी भी चीजें, इस पे मनोज जी सर बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इसका जवाब मनोज जी मेरे से बेटर दे पाएंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हाँ महंगी है, मगर जो चीज लाइफ में पसंद आ जाती है वो महंगी होते हुए भी हमारे जीवन में आ जाती है। एक प्लॉट हमें पसंद था बाजू का, 5 लाख का था, तब हम नहीं खरीद पाए,
मगर पसंद था, उसका रेट बढ़ते बढ़ते 25 लाख हो गया, फिर भी हमने खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि क्या था, पसंद था। 5,000 10,000 का मोबाइल रखते थे, एक मोबाइल ₹1,00,000 का आया जो हमारी हैसियत से बाहर हुआ करता था, मगर चूंकि पसंद आ गया तो एक दिन उसको खरीद लिया। एक गाड़ी, हमारी बाइक लेने की हैसियत नहीं हुआ करती थी, कोई गाड़ी हमें पसंद आ गई थी, महंगी होती चली गई, कभी जो 6 लाख में उसका मॉडल आ जाया करता था वो 12 लाख का आना स्टार्ट हो गया, सेम गाड़ी, मगर हमने खरीद ली। क्यों खरीद ली? क्योंकि जिंदगी में उसकी शायद वैल्यू हमें पता थी और वो हमें पसंद आई थी। जिंदगी के अंदर इस बिजनेस को लेके मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा। सर ने कहा कि 3 महीनों में एक सेल गई थी, फिर भी मैं पॉजिटिव था, क्योंकि जिन 100 लोगों को मैं मुलाकात की, 100 लोगों को, जब 100 लोगों को मैंने डेमो दिया, उन 100 लोगों ने मेरे को एक ही बात बोली कि मशीन महंगी है मगर चीज बहुत अच्छी है। तो मुझे मालूम था कि यार अगर ये बोल देते कि 3 लाख की भी ले लेते मगर तेरी चीज पसंद नहीं आई हमें, इसलिए नहीं ले रहे हैं, तो मेरे लिए सोचने वाली बात थी। मगर चूंकि सबने मेरे को यही बोला कि यार महंगी है मशीन मगर चीज बहुत अच्छी है आपकी, तो मुझे मालूम है कि अगर चीज अच्छी है तो महंगी होते हुए भी दुनिया के अंदर हमने मालूम नहीं कौन कौन सी चीजें आज से पहले खरीदी है, तो ये भी खरीदेंगे। और ये इसका पॉजिटिव पहलू है। इस पे मनोज जी के बहुत से वीडियो पड़े हैं, बहुत शानदार शानदार, उस महंगी वाले को क्या जवाब देना होता है, आप वो देखिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं, वरना मनोज जी का शानदार जवाब दिया हुआ है वो देखिए। मैं तो मेरे से ज्यादा बेटर ये बोलूंगा इसमें।